रागों की बात करते हैं। ठीक है, ये देखिए भारत में संगीत परंपरा के पास, हिंदी वालों के पास ये वाला नोट्स है, इंग्लिश वाले में शायद म्यूजिक नहीं है, तो वो आप वेबसाइट से ले लीजिए। ठीक है, बहुत सारी रागें हैं, 2500 से भी ज्यादा रागें हैं। ठीक है, और संगीत में ये सब चीजें जो है वो मायने रखती हैं, सारी चीजें मायने रखती हैं। कौन कौन सी? स्वर, लिखते जाइए, स्वर, राग और ताल, तीन चीजों से मिलकर के ये बनाओ स्वर, राग और ताल। जो लोग संगीत से जुड़े हुए हैं, आप में से कोई जिन्होंने संगीत सीखा है, वे लोग समझ सकते हैं कि इन तीनों का महत्व क्या है। स्वर, राग और ताल। ठीक है, इसके अलावा शुद्ध उच्चारण, हाव भाव और विभिन्न मुद्राओं का संयोग, इससे इनसे उत्पन्न मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति। अभी आपको संगीत की परिभाषा देने को मिले तो समझ में आ रहा है? क्या लिखोगे संगीत की परिभाषा में? स्वर, राग, ताल, ये तीन चीजें तो बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हीं से भारतीय हिंदुस्तानी संगीत बना हुआ है। स्वर, राग और ताल। ठीक है, इनसे भारतीय यानी हिंदुस्तानी संगीत जो बोलते हैं, हिंदुस्तानी स्कूल जो बोलते हैं, वो ये है, स्वर, राग, ताल। लेकिन इसके साथ साथ शुद्ध उच्चारण, हाव भाव और विभिन्न मुद्राओं का संयोग। तो आपको ये चीजें जो है इस रूप में याद रखनी। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। भारतीय संस्कृति में संगीत का इतिहास कहाँ से देखने को मिलता है, तो आप यहां देख सकते हैं। भारत में संगीत की हिस्ट्री वो ये है, अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं तो वहां पर ढोल की मुद्रा है, वीणा की मुद्रा है, तुरही जो बजाई जाती है उसकी मुद्रा है, उनके चित्र हैं, नर्तकी की मूर्ति है, ये सब प्रमाण है। वैदिक साहित्य भी इस बात की पुष्टि करते हैं, क्योंकि आर्य लोग 7 सुरों की बात करते थे, 7 स्वरों से परिचित थे आर्य लोग। सामवेद को भारत के संगीत का उद्गम माना जाता है, भारतीय संगीत का उद्गम माना जाता है सामवेद। आपको पता है सामवेद का एक उपवेद है, सामवेद का एक उपवेद है, कितने लोगों को पता है सामवेद का उपवेद? हाँ, गंधर्व वेद नाम सुना है आपने? गंधर्व वेद, जिसमें सारी भरत मुनि की बात आई थी। भरत का एक्रोनिम तोड़ के हमने क्या बनाया था बताओ? ब से भाव, र से क्या बताया था? राग, और त से ताल, भाव राग ताल बताए थे। और ऋग्वेद में ये सभी वाद्य यंत्रों का वर्णन है, मृदंग का है, वीणा का है, वीणा नहीं है, वीणा थोड़ा सा, बांसुरी है, डमरू है, इन सब का उल्लेख मिलता है। और नाट्य शास्त्र में तो पूरी जानकारी है। ठीक है ना? इसके अलावा मातंग ऋषि का एक ग्रंथ है बृहददेशी, मातंग ऋषि का ग्रंथ बृहददेशी। इस ग्रंथ में राग की धारणा की विस्तार से चर्चा की। और सारंग देव ने 13वीं सदी में लिखा। तो आपको हिस्ट्री समझ में आ रही, क्रोनोलॉजी? इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन वैदिक काल, उसके बाद आपका 1st सेंचुरी का भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, फिर 1000 वर्ष बाद मतंग ऋषि का बृहददेशी, और 13वीं सदी का 13th सेंचुरी का संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर 264 रागों का उल्लेख है।
ठीक है। इसके बाद मध्यकाल में संगीत का विकास हुआ। संगीत आरंभिक इस्लामी परंपरा का अंग नहीं है। कुरान की आयतों को तलावत में संगीत का रस पाया जाता, लेकिन सूफी संतों के प्रभाव के कारण इसका विकास हुआ। आपको पता है तबला का आविष्कार, तबले का प्रवेश अमीर खुसरो, ये सितार तथा भारतीय वीणा को मिलाकर के सितार का और तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। कव्वाली गायन, ठीक है, ये सब शुरू हुआ था अमीर खुसरो के समय। तो अमीर खुसरो संगीत के क्षेत्र में यदि मुगल काल में जाते हैं तो, या सल्तनत काल में, तो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को याद रखिए। ठीक है। इस समय भक्ति संतों के कारण भक्ति संगीत जैसे कीर्तन, भजन आदि लोकप्रिय हो गए। इसी समय मालवा के शासक बाज बहादुर और उनकी पत्नी रानी रूपमती ने नए रागों की रचना की थी। तो राग कैसे बनते हैं वो मैं अभी आपको बताते हैं। ठीक है। और इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने 17वीं शताब्दी में किताब नवरस लिखा, जिसमें मुस्लिम संतों और हिंदू देवी देवताओं की प्रशंसा की गई थी। ठीक है। फिर तानसेन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। तानसेन का मूल नाम बता दीजिए, एमपी वाले तो बहुत अच्छे से बता देंगे। बताओ भी, तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या था खुद का? तानसेन एक तरह का टाइटल था, उपाधि थी। अकबर के दरबार में फिर बैजू बावरा, अकबर के दरबार में एक अन्य संगीतज्ञ थे बैजू बावरा, के ऊपर भी मूवी बनी हुई है। क्या नाम बताया? यस, राम तनु पांडे। गुड, मतलब जानकारियां हैं आपको। चलिए, तो धार्मिक मान्यता अनुसार कहा जाता है कि संगीत पहले ब्रह्मा जी के पास था, बाद में कला शिव जी को दी, जिनसे देवी सरस्वती को प्राप्त हुई। इसलिए सरस्वती को संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। ठीक है ना। तो ये संगीत का, आइए थोड़ा सा संगीत का परिभाषा को और मजबूत कर लें हम लोग। स्वर, राग, ताल एवं लय संगीत के मुख्य आधार तत्व हैं। अगर आपसे कोई पूछे रिदम, है ना, इसको तो कई लोग स्वरा, रागा, ताला इस तरह से लिख देते हैं, लय को लिख देते हैं रिदम। ठीक है। तो संगीत के मुख्य आधार, इनमें स्वर ध्वनि का वह रूप है जो नियंत्रित एवं आवर्त कंपनों से मिलकर उत्पन्न होती है। इसके विपरीत जब अनियमित मिश्रित ध्वनि होती है तो उसको कोलाहल कहते हैं। फिर तो वो हंगामा है, कोलाहल है। नियमित आंदोलन संख्या वाली ध्वनि को संगीत की भाषा में नाद कहा जाता है। नाद, साउंड जनरली। और साउंड जो है मदर ऑफ ऑल साउंड कहा, क्या कहा जाता है? ओम। जब हम ओम की बात करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो वो एक तरह का नाद है। ठीक है, ऐसी ध्वनि। और अगर संगीत उपयोगी नाद होता है, अगर नाद संगीत के तहत है, यानी संगीत के तहत कब होगा? जब वो नियंत्रित एवं आवर्त कंपनों से मिलकर उत्पन्न होता है। अगर नाद नियंत्रित और आवर्त कंपनों से मिलकर उत्पन्न हो तो उसे संगीत कहेंगे, वो क्योंकि वो स्वर कहलाता है। तो संगीत में स्वरों की संख्या, ये थोड़ा षडम गलत हो गया, षडज, इसको लिख लीजिए षडज, ये हो जाएगा ऋषभ।
ग से गांधार, म से मध्यम, प पंचम, त धैवत और नी निषाद। ठीक है। कहा जाता है कोकाफ नामक एक पक्षी, जिसे फारसी में आतिशजन कहा जाता है, कि चोंच में 7 छिद्र होते हैं, जिनमें से हवा के प्रभाव से स्वाद ध्वनियां निकली थी, इसी से संगीत के 7 स्वर बने। तो ये एक ऐसी किंवदंती है। तो आइए इन संगीत के स्वरों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने भी संगीत सीखा है थोड़ा सा। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है। ये आपने हारमोनियम के अंदर ये ऐसा देखा होगा पूरा, ठीक है ना। और हारमोनियम के अंदर जब आप देखते हैं तो 3 प्रकार के सप्तक हैं। कौन कौन से सप्तक हैं? मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, मध्य या मध्य भी कह सकते हैं, YA, और तार सप्तक। ये तार सप्तक होता है, ऊपर वाला सबसे ऊपर जो होता है वो तार सप्तक। ये षडज हो गया, यानी सा, रे, इसको ग पढ़ते हैं शुद्ध स्वर के हिसाब से। ये म हो गया, ये प हो गया, ये ध हो गया, और ये नी हो गया, और ये अगले सप्तक का सा शुरू हो गया। ये अगले सप्तक का सा है। तो शुद्ध स्वर कितने हुए? शुद्ध स्वर ये वाले 7 हुए। कौन से 7 हुए? सा, रे, ग, म, प, ध और नी। यानी षडज, ऋषभ, गंधर्व, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ठीक है ना। ये वाले 7 शुद्ध स्वर जो आपको दिखा है। अब कुछ लोग अशुद्ध स्वर भी बोलते हैं, उसको कुछ अलग अलग भाषा में बोलते हैं। तो एक जो लैंग्वेज है वो है कोमल स्वर। कोमल स्वर। तो ये कोमल स्वर कितने होते हैं? कोमल स्वर ये होता है, एक तो ये जो रे है ये कोमल है, हमेशा एक पहले, शुद्ध से एक पहले। तो जब हम कोमल की बात करते हैं तो इसको इस तरह से लिखते हैं, उसके नीचे ऐसे डंडा लगा देते हैं। जब आप स्वरलिपि देखेंगे, कभी स्वरलिपि देखने का मौका मिलेगा आपको, तो स्वरलिपि में आप जाएंगे तो रे के नीचे डंडा रहेगा ऐसे। तो रे के नीचे जब ऐसे अंडरलाइन लिखा रहता है तो ये होता है, इसका मतलब होता है कोमल स्वर है। ग, पहले वाला ग, ये शुद्ध, कैपिटल जी जो लिखा है ये शुद्ध है, और ये कोमल वाला हो जाएगा। ये ग जो है ये कोमल वाला है ना। अभी हम म पे भी नहीं जाते, इधर आ जाए। प नहीं होता, प केवल शुद्ध होता है, वो मैंने पिछली बार गलत लिख दिया था। प शुद्ध होता है। ध, ध का एक पहले, ये ध एक पहले, ये कोमल स्वर होता है। और नी, तो कोमल स्वर कितने हो गए? 4। 4 कोमल स्वर हो गए। रे, ग, ध, नी कोमल स्वर हो गए। रे, ग, ध, नी। थोड़ा संगीत का ज्ञान भी हो जाएगा, भगवान की भक्ति का ये भी एक तरीका है। रे, ग, ध, नी। और एक होता है तीव्र स्वर। तीव्र स्वर वो होता है म। म हमेशा तीव्र होता है, हमेशा तीव्र में मतलब केवल म ही मिलेगा आपको, और कोई दूसरा नहीं होता। इसको सामान्यतः इस तरह से खड़ा डंडा लगा दिया जाता है इसके ऊपर। म की पहचान ये है, म तीव्र स्वर होता है और इसके ऊपर इस तरह से लिख दिया जाता है।
म ऐसा बना दिया जाता है, म लिख करके ऊपर ऐसा कर दिया जाता है। तो ये तीव्र स्वर की, तो स्वर लिपि जब कभी आप कहीं देखेंगे तो तीन प्रकार के स्वर देखने को मिलेंगे, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। ठीक है, तो ये एक तरह का हारमोनियम का आप देखोगे कीज है, नोट्स हैं, ये नोट्स का लेआउट इस तरह से होता है, सारे गमा पधन। अब जब कोई 5 नोट लगाए जाते हैं, अगर 5 नोट लगाए जा रहे हैं, 5 नोट्स, मिनिमम 5 नोट्स पर राग बनती, राग के लिए मिनिमम 5 नोट्स होते हैं। यानी इनमें से ये जो 12 जो हैं, इनमें से कोई भी 5 हो सकता है, जैसे सा हो सकता है, सीधा ग हो सकता है, सीधा न हो सकता है, यानी द हो सकता है, और सीधा न हो सकता है। तो सारे गम पधनी के जो ये 12 हैं, यानी कि 7 तो शुद्ध स्वर है, 4 कोमल स्वर है और 1 तीव्र स्वर है। तो टोटल कितने हो गए? 12। 12 में से कोई 5 यूज करना जरूरी है। मान लीजिए हमने यूज किया, अभी मैं आपको बताऊंगा कोई और रागों के बारे में। तो इस प्रकार से जब हम मिनिमम 5 को यूज करते हैं, मिनिमम 5, एटलीस्ट 5 तो आपको यूज करना ही है, 5 नोट्स तो आपको इनमें से लगाना है। तो इस प्रकार की जो राग होती है उसको ओधव राग कहा जाता है, ओधव राग। ऐसी राग कही जाती हैं ओधव राग। जब आप 6 नोट्स को यूज करते हैं, 6 को, तो इसको बोलते हैं साधव राग। ओधव राग है साधव राग। और जब हम पूरे 7 नोट्स को यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं संपूर्ण। इनको संपूर्ण कहा जाता है। आइए कहीं देख लेते हैं, कहीं बना होगा तो कितने प्रकार की राग हो गई? जब आप नोट्स 12 में से कितने नोट्स, कई लोग बोलते हैं 7 में से, हाँ ठीक है 7 में से, 7 में से इसलिए बोल रहे हैं कि हम शुद्ध स्वरों की बात कर, ठीक है। लेकिन आइए यहां देख लेते हैं। सॉरी, खास नहीं, पता नहीं चल तो मैं किसी और ढंग की, ये यहां देखिए संपूर्ण राग कैसे होता है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में 7 स्वरों को जब यूज किया जाता है, 7 नोट्स को जब यूज किया जाता है तो उसको बोलते हैं संपूर्ण राग। ठीक है, एक इससे भी अच्छा कुछ मिलेगा। यहां देखिए हिंदी में शाडव लिखा है, शाडव, ओढ़व शाडव। अब देखो ओधव के बजाय ओढ़व कर देना उसको। हिंदी में जब आप पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से होगा। अब वो इंग्लिश से हिंदी करते हैं तो यही दिक्कत आ जाती है। क्या राग हो रही है, दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? 3 तरह की राग की जाती है। किसी भी राग की जाति 3 तरह की होती है। यहाँ पे भी जाति व्यवस्था है, देखो। ओडव जिसमें 5 स्वर लगे, 5 नोट्स लगे। शाडव जिसमें 6 स्वर लगे, 6 स्वरों का प्रयोग हो। और संपूर्ण राग जिसमें सभी 7 स्वरों का प्रयोग होता हो। ठीक है, और इसको और आगे विभाजित किया जा सकता है। दिख रहा है आपको यहाँ कैसे विभाजित कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि
आगे और विभाजित किया जा सकता है। जैसे ओडव संपूर्ण अर्थात किसी राग विशेष में अगर आरोह में 5 है और अवरोह में 7 स्वर लगे, यानी ऊपर जाते समय, यानी असेंडिंग ऑर्डर में 5 नोट्स लग रहे हैं और डिसेंडिंग में 7 नोट्स लग रहे हैं, तो ओडव संपूर्ण हो जाएगा। इसी तरह से ओडव शाडव, शाडव शाडव, शाडव संपूर्ण, संपूर्ण शाडव, ये रागों की जातियां हो सकती हैं। तो अलग अलग रागों की जातियां इस तरह से। तो थोड़ा उलझ गया मामला आपका, यार कोई बात नहीं, कुछ समझ में आया? ये है जाति व्यवस्था रागों की, का सिस्टम है यहाँ पे भी देखो। तो रागें इस तरह से होती हैं। अभी हम किसी राग का नोट्स देखने की कोशिश करते हैं, आइए। तो आपको राग की जाति पता करनी है। सॉरी, जैसे मैं राग भूपाली बताता हूं, भूपाली के नोट्स बताइए। तो जनरली जो संगीत सीखते हैं वो भूपाली से शुरू करते हैं सामान्यतः। तो राग भूपाली के नोट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये आरोह होता है और ये अवरोह होता है, एक जैसा है लगभग, उसी का उल्टा है। तो भूपाली राग जो है उसके आरोह अवरोह ये है। अब ये चूंकि इसमें इस तरह से दिया हुआ है, मैं ये आ जाए, यहां देखिए, राग भोपाली में सा है, रे है, गा है, पा है, धा है और फिर सा बोल दिया। तो देखा जाए तो 5 ही स्वर है, क्योंकि ये सा तो रिपीट हो रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 स्वरों की, है ना। तो द स्केल ऑफ भोपाली यूजेस ओनली शुद्ध स्वर, ये कोमल स्वर को यूज ही नहीं करता है। तो ये किनसे करता है? सारे ग, सारे ग प ध, ठीक है। तो ये यूज करता है सारे ग प ध, सा रे ग प ध, म छूट जाता है, म यूज नहीं होता, सा रे ग प ध सा। तो ये सा तो रिपीट हो गया। तो ये किस प्रकार का राग हुआ? ओडव राग हुआ, क्योंकि 5 ही स्वर यूज हो रहे हैं। तो आपको कुछ स्वर की संख्या के आधार पर राग समझ में आ रहा है कि राग कौन सा होता है? हाँ, जब हम संगीत सीखते थे तब इस प्रकार की चीजों को यूज कर। अब आइए, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये आरोह था, इसी का उल्टा हो जाएगा। फिर ऊपर वाला सा लेकर के धा पा धा रे सा, तो ये ओडव राग हो गया। अगर आप यहां देखेंगे तो क्या बोल रहा है? देयर आफ्टर विथ दिस सेम 5 नोट्स। तो ये 5 नोट्स यूज कर रहा है, इसलिए ये सा रे ग प ध, देखा ऊपर, ठीक है। चलिए आइए दूसरा एक राग बताते हैं आपको, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, आज संगीत सीख लो हमसे। हाँ, हमने थोड़ा बहुत सीखा है तो आपको बता देते हैं। भीम पलासी मैं अगला यूज करता हूं, जो जनरली बहुत ज्यादा, आप कभी क्लासिकल म्यूजिक सुनोगे इंस्ट्रूमेंटल और वोकल, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। रागा भीम पलासी। अब विकिपीडिया ने तो देखो सभी दिया हुआ है, विकिपीडिया ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। कहाँ छोड़ गए बताओ? ठीक है, तो ये है भीम पलासी। और भीम पलासी के जो नोट्स हैं आरोह अवरोह, वो आपको यहां देखने को मिलेंगे। ये इज ए हिंदुस्तानी क्लासिकल रागा, रागा भीम पलासी इज फ्रॉम द काफी थाट, काफी थाट से निकला हुआ है। तो ये ओणव संपूर्ण राग है। अब ओणव संपूर्ण राग का मतलब ये है कि जब द राग हैज कोमल नी, अब आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि
नी जो है वो कोमल यूज किया जाएगा, यहाँ शुद्ध स्वर सारे यूज नहीं हो रहे। भीम पलासी में नी कोमल यूज हो रहा है और गा कोमल हो रहा है। इट इज एन ओढ़व, ओढ़व संपूर्ण राग है, implying that it has 5 notes in आरोह and 7 in अवरोह। अवरोह जब होगा, डिसेंडिंग जब वो आएंगे तो 7 होगा। देखो आरोह में इन दोनों का महत्व, या तो या हिंदी में लिख देता हूं मैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, सॉरी हिंदी में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे अंडरलाइन किया हुआ है तो अर्थ समझ में आ रहा है आपको? अंडरलाइन किया हुआ है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है नी कोमल वाला और ग कोमल, यहां लिखा हुआ द राग इज कोमल नी एंड ग, कोमल नी एंड ग। और फिर ये नी आ गया तो नी तो रिपीट हो रहा है और सा भी रिपीट हो रहा है। ये सा के ऊपर जब बिंदी लग जाती है, ऊपर बिंदी जब लग जाती है, सा इस तरह से होते हैं। सा का मतलब, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, यहां बिंदी कर देता हूं। सा के नीचे जब बिंदी होती है तब वो मंद्र सप्तक का सा है, यानी कि ये वाला सा है। ये जब सा होगा, ये जब सा होगा तो इस तरह से लिखा जाएगा। इस सा को इस तरह से लिखा जाता है। इस सा को कुछ भी निशान नहीं दिया जाता नीचे ऊपर। ये जो सा है इसके ऊपर यहां बिंदी होती है। कुछ समझ में आ रहा है? एक के नीचे बिंदी है और एक के ऊपर डॉट लगा रहता है। तो ये जो होता है ये मंद्र सप्तक का सा होता है, ये मध्य सप्तक का सा होता है और ये तार सप्तक का सा होता है। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, ये इस तरह से सा होता है। ठीक है, चलिए आइए फिर वहीं चलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ बिंदी ऊपर की तरफ लगी है, इसका मतलब ये ऊपर वाला सा है। लेकिन यहां इस चीज को समझिएगा, आरोह में कितने स्वर लग रहे हैं? आरोह में 5 स्वर लग रहे हैं, क्योंकि एक ये लग गया है, 2 ये देखो मंद्र सप्तक लिखा है नीचे, नीचे ये लगा करके अंडरलाइन करके फिर बिंदी लगाई हुई है, अंडरलाइन करके नीचे डॉट लगाया हुआ है, इसका मतलब वो मंद्र सप्तक का नी है। ठीक है, ये सामान्य शुद्ध, ये जो आपका मध्य सप्तक का नी है, और एक ये लग रहा है और एक ये लग रहा है और एक ये लग रहा है, तो 5 स्वर लग रहे हैं। पर आते समय में दूसरा है, जब आप सा से लौट करके आ रहे हैं तब आप रे भी ले रहे हैं, ठीक है, और ग भी ले रहे हैं। जब आप लौट के आएंगे तो इधर से आएंगे, ये लौटने वाला ये है, तब आप तार सप्तक का सा के बाद में डी भी ले रहे हैं, ध भी ले रहे हैं, प भी ले रहे हैं, म भी ले रहे हैं, ग भी ले रहे हैं, रे भी और सा भी, यानी सा तो रिपीट हो रहा है। ये 7 स्वर ले रहे हैं, इसका मतलब संपूर्ण हो गया। इसलिए ये ओढ़व संपूर्ण राग है, ये ओढ़व भी है और संपूर्ण भी है। तो ओढ़व संपूर्ण राग कभी कहा जाए तो किसे कहा जाए? तो आज संगीत की अच्छी खासी जानकारी हो गई होगी आपको। ओढ़व संपूर्ण राग, ओढ़व संपूर्ण राग मतलब यहां 5 और यहां 7। जाते समय में अगर इसका उल्टा हो, असेंडिंग में अगर 7 लिए जा रहे हो और डिसेंडिंग में यदि 5 लिए जा रहे हैं तो संपूर्ण ओढ़व राग हो जाए, उल्टा हो जाए। ठीक है, आरोह में यदि 7 होंगे और अवरोह में, डिसेंडिंग में अगर 5 होंगे तो इस नाम को बदल देंगे, संपूर्ण ओढ़व हो जाएगा, वो संपूर्ण ओढ़व हो जाएगा। मुझे लगता है रागों की जानकारी, एक आध 2 राग और समझना चाहते हैं एग्जाम्पल के लिए? चलिए इस बार नामकरण
आप करिएगा, इस बार नाम आप रखिएगा, मैं राग बता देता हूं। हाँ। मैं आज तीव्र म वाला राग नहीं बताया ना, तीव्र म वाला राग देखते हैं। मैं राग यमन की बात करता हूँ। राग यमन को जब बात करेंगे तो तीव्र का प्रयोग आपको मिलेगा। आइए यमन का देखते हैं। यमन राग, यहाँ देख लीजिए, आरोह अवरोह यहाँ समझ में आ जाएगा। आरोह कैसा देखने को मिल रहा है, नी रे ग म तीव्र है, यानी वो जो ये वाला जो म है ये नहीं है, ये वाला ऊपर वाला म नहीं है, ये वाला म है। ठीक है, इसमें म जो यूज किया जा रहा है, इसलिए जब कभी आप यमन राग के गाने सुनेंगे, तो यमन राग के बहुत सारे गाने, फिल्मों में भी आपने यमन राग के गाने सुने होंगे, बहुत अलग प्रकार के गीत होंगे। मैं अभी कुछ एग्जांपल बता दूंगा आपको, तो उन गानों में इस तीव्रता का अनुभव होगा, इस म की तीव्रता का अनुभव होता है यहाँ, है ना। तो यमन के गानों में म की तीव्रता का अनुभव होता है, तो ये ब्लैक जो ऊपर वाली जो पट्टी होती है हारमोनियम में, उसको यूज नहीं किया जाता, इस म को यूज किया। ठीक है, ये आपको कहीं काम आएगा, देखिए कहीं हो सकता है एक आध समय आ जाए इसके ऊपर। बाकी वैसे भी ध्यान रखिए, भारतीय संस्कृति है, इंडियन कल्चर पढ़ रहे हैं और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक के बीच कर रहे हैं, तो यहाँ इसको समझने की कोशिश करिए। तो क्या है, आइए, नी से शुरू किया है। नी सिंपल है, इसमें चूंकि ऊपर और नीचे का वो डॉट नहीं बताया हुआ है, तो नी रे ग म तीव्र वाला, प म ध नी सा। ठीक है, और फिर आ गया ये सा नी ध प म। ऊपर जो लगा है बार बार म, ऊपर, ये तीव्र ऊपर लगाया है, इसका मतलब तीव्र। यह तो हमने बताया था वो ऊपर ऐसे खड़ा होता है था, उससे भी कर सकता है। ठीक है, तो ये है इसका डिस्क्रिप्शन। यहां आप आकर के देखेंगे तो इसके साथ बहुत सारे कल्याण, यमन के साथ कल्याण अंग और यमन अंग जुड़े हुए हैं, इन्हीं से बहुत सारे, इन्हीं में थोड़ा फेरबदल करके बहुत सारे तैयार, कि ये थाट जो है वो कल्याण थाट है। कल्याण थाट क्या होता है वो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। ये इसमें म तो तीव्र है ना, तो दो तरह के थाट है। म तीव्र जब होता है, जब सारे शुद्ध स्वर होते हैं, प्योर नोट्स होते हैं, तो इसको बिलावल थाट कहते हैं। सारे शुद्ध स्वर होते हैं तो उसको बिलावल थाट कहते हैं। और जब म तीव्र होता है, यानी शार्प म होता है, शार्प वाला म होता है, तो उसको कल्याण थाट कहते हैं। ठीक है, तो कल्याण थाट में मैंने अभी बताया यमन, भूपाली, भूपाली भी इसी का है। ठीक है, अभी जो भूपाली की बात हुई थी ये, तो ये आपको यहाँ राग यमन की बात आती है। तो राग यमन के फिल्मी गीत मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई एग्जाम्पल, है ना। आ, राग यमन के फिल्म सॉन्ग कौन कौन से हैं, अभी निकल आए। तो जो गाना आपने सुना होगा, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, है ना, वो राग यमन। चंदन सा बदन चंचल चितवन, है ना, आज जाने की जिद ना करो, ये सब जो गीत हैं ये लगभग राग यमन के। ठीक है, राग यमन। चलिए, तो मुझे लगता है अच्छी खासी रागें हो गई हैं, तो इतने एग्जाम्पल पर्याप्त है। हम्म
एक और सिंपल ले लेते हैं, भैरव ले लेते हैं, भैरव और भैरवी। भैरव राग प्रातः काल का राग होता है भैरव, प्रातः काल के लिए गाया जाता है। तो इनके समय के ऊपर भी और इनके, ये देखिए संपूर्ण राग है, ये भैरव थाट है और संपूर्ण, संपूर्ण है इसका मतलब क्या हो गया, सारे नोट्स यूज होंगे आने और जाने में, यानी कि आरोह में भी और अवरोह में भी। भैरव राग में क्या होगा, आरोह में भी साथ यूज हो रहा है, अवरोह में भी साथ यूज हो रहा है, लेकिन रे कौन सा यूज हो रहा है, कोमल। ध कौन सा यूज हो रहा है, कोमल, कोमल यूज हो रहा है, सॉरी। ये देखिए आरोह में रे कोमल है, ध कोमल है, आते समय भी लौटते समय में भी नी के बाद ध कोमल यूज किया गया और रे यूज किया गया। ठीक है, तो ये, तो इतना पर्याप्त है, बाकी तो पकड़ और चलन और बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें समझने लायक होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी जानकारी जो है वो अब रागों के मामले में आप समझ सकते हैं। हाँ, नहीं राग और थाट, थाट दरअसल एक मोटा वो है, थाट के अंदर तो मतलब ये हो गया कि आपका पूरा नोट्स कौन से यूज हो रहे हैं, लेकिन राग में उसकी सीक्वेंस जो है वो बना करके राग एक तरह का विभाजन है। एक थाट में कई तरह के राग हो सकते हैं, एक थाट में कई तरह के राग हो सकते हैं। ठीक है ना, राग मालकोस जानना है आपको, शिव रंजनी राग, हाँ ये शिव रंजनी। देखो सैड सॉन्ग्स के लिए शिव रंजनी राग होती है। राज कपूर की मूवीज में जब आप जाते हैं तो राज कपूर अपनी मूवी में हमेशा शिव रंजनी राग को रखते थे। तो शिव रंजनी राग जो है उनके उसमें होती थी हमेशा। एक गाना जो हमने आपको, जाने कहाँ गए वो दिन, या दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, या ऐसे कोई से भी जो गाने हैं दुख भरे गाने, सैड सॉन्ग जो होते हैं वो सब शिव रंजनी के होते हैं। तो वो शिव रंजनी राग। हम्म। तो ये शिव रंजनी जो है वो हमेशा जनरली, ये देखो ये लिखा ना राग शिव रंजनी, ये किसी ने दिया भी है। क्या दिया है इसने, देखो इसने दिया कि 1000 गाना गाना बजाना सीखें, उसने दिया, उसने यहाँ लिखा हुआ है, ये मैं पढ़ रहा था, राग शिव रंजनी एक तकनीक से एक राग के 1000 गाना बजाना सीखें, एक ही टेक्निक से। तो शिव रंजनी अगर आपने सीख ली तो आप लगभग 1000 गाने जो है वो बजा सकते हैं, है ना। तो ये स्वर होते हैं, मध्यम एंड निषाद को वर्जिक माना गया है, गांधार कोमल यूज किया गया, रेस्ट ऑल शुद्ध स्वर। यानी वर्ज मतलब इनको यूज नहीं करना है। ठीक, इसमें एक और चीज है, या तो आप यूज किया हुआ तो आपको केवल मध्यम और निषाद, यानी सॉरी, ये साफ साफ दिख रहा होगा। ये मध्यम और निषाद जो है वो वर्ज मान लिया गया है, यानी कि आपको केवल सा यूज करना है, रे यूज करना है और गांधार कोमल यूज करना है। ठीक है, और न यूज नहीं करना है, प यूज कर सकते हैं और ध यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब सारे घ प ध, बस 7 में से 5 यूज करना है, तो ये ओडी हो जाएगा, ओडा ओडा हो जाएगा, क्योंकि आरोह भी इसी का होगा, असेंडिंग में आप ऐसे जाएंगे और उल्टे जब आएंगे तो
ध प ग कोमल यूज करते हुए वापस लौटेंगे। तो जब कोमल यूज करते हुए वापस लौटेंगे तो ये ओढ़व ओढ़व राग हो जाएगा। ओढ़व ओढ़व राग क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने सारे ग प ध यूज किया, फिर ध प ग रे सा आते समय यूज किया, लौटते समय ये अवरोह हो गया। तो ये राग हो गई शिवरंजनी। आप कभी हारमोनियम पे ये स्वर बजा के देखेंगे तो आपको फिल्मों के वो गानों की धुन अपने आप ही पकड़ में आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि उन फिल्मों के गाने हम बजा रहे हैं। और यहीं से इन्हीं इन्हीं को मतलब हमेशा आप मध्यम और निषाद पे उंगली न जाने दें अपनी। मध्यम और निषाद पे उंगली न जाने दें, चाहे सितार हो, चाहे गिटार हो, चाहे हारमोनियम हो, चाहे बेंजो हो, कुछ भी हो, कोई सा भी वाद्य यंत्र हो। जब आप मध्यम और निषाद को हाथ नहीं लगाएंगे और इन्हीं के साथ खेलना शुरू करेंगे और यही सीक्वेंस रखेंगे जाने की और आने की, जब आप ये सीक्वेंस रहेंगे रखेंगे तो ये राग हमेशा शिवरंजनी होगी। शिवरंजनी, राग शिवरंजनी कहलाएगी। अब आपको राग समझ में आ गया होगा। थाट का मतलब ये हो जाएगा एक तरह से, और इसमें गांधार को हमेशा कोमल यूज करेंगे। गांधार कोमल वाला यूज करेंगे, शुद्ध नहीं। बाकी रेस्ट ऑल शुद्ध स्वर। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो थाट का मतलब तो ये है कि जब हम शुरू में भूपाली की बात कर रहे थे तब भी हम इसी प्रकार की बात कर रहे थे। राग भूपाली में मध्यम और निषाद जो है वो वर्ज्य हो जाता है। तो ये थाट जो होता है कल्याण हो जाता है, ये ओढ़े ओढ़े हो जाएगा। इसमें भी पांच था, ठीक है। और इसका क्या हो गया? इसका थाट हो जाएगा काफी। काफी इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मध्यम और निषाद वर्ज है, और उस वाले में कौन था? सॉरी, भोपाली में वर्ज कौन था? मध्यम और निषाद वर्ज है, ठीक है। लेकिन सारे शुद्ध है, इसलिए कल थाट हो गया। थाट समझ में आया? यहाँ पे भी मध्यम और निषाद वर्ज है, लेकिन यहाँ गांधार कोमल है, इसलिए काफी हो जाता है। आप लोगों को नहीं दिख रहा हो, यह अंतर समझ में आ गया आपको? यहाँ पर ओडव ओडव है, लेकिन ये काफी क्यों हो गया? काफी इसलिए हो गया क्योंकि मध्यम निषाद तो वर्ज है लेकिन गांधार कोमल है। तो गांधार को जब आप कोमल लोगे तो ये हमेशा काफी थाट हो जाएगा। तो आप कभी गायक कलाकारों को और इनको लता मंगेशकर को या ऐसे बड़े किसी क्लासिकल सिंगर को बात करते हुए सुनोगे कि हम कौन से थाट में बात कर रहे हैं, कौन सी राग की बात कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो बड़ा मजेदार है ना, राग शिवरंजनी। और ये राग भूपाली में जो बता रहे थे, मध्यम निषाद यहाँ पे भी वर्ग है, लेकिन भूपाली में रेस्ट ऑल शुद्ध स्वर, सारे के सारे शुद्ध थे, इसलिए कल्याण थाट हो जाएगा, काफी नहीं रहेगा। बाकी काफी और कल्याण में ये है कि एक एक कोमल स्वर आ जाता है उसमें। काफी वाले में ग कोमल हो जाता है बस, कल्याण में ग कोमल नहीं रहती, ठीक है। चलिए एक और आपने बताया था मालकोस, उसको करके खत्म करते हैं। तो कोई बोर तो नहीं हो रहा है? संगीत की कक्षा हो रही है आपकी? इतना जानना नहीं होता वैसे, हमारा थोड़ा ज्यादा ही हो गया आज। मालकोस, मालकोस जो है क्या क्या है इसके अंदर स्वर? तो ऋषभ और पंचम जो है वो वर्ज होगा मालकोस में, ठीक है। इसको समझिए क्या बोल रहे हैं। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है। मालकोस क्या होगा? ऋषभ और पंचम यूज नहीं करना है, यानी सा यूज करना है, रे यूज नहीं करना है,
तो फिर सीधा ग आ जाएगा, ठीक है। पर ग कौन सा यूज करना है? कोमल वाला। ग, धेवत और निषाद तीनों कोमल यूज करना है। ग आ जाएगा, म आएगा, तो सा ग म। तो जब सा ग म को यूज करेंगे और पंचम भी उसका वर्ज है और ऋषभ भी वर्ज है, तो म के बाद प नहीं आएगा और ध आएगा तो वो कोमल आएगा, क्योंकि देवत को कोमल यूज करना है और नी भी कोमल यूज करना है। आगे समझ। और चूंकि ये 5 वाला है, 5 ही नोट लगने वाले हैं इसके अंदर। सा ग म ध नी, सा ग म ध नी, और लौटते में भी नी ध म ग सा, तो मालकोस राग हो जाएगा और थाट हो जाएगा भैरवी। भैरवी थाट का मालकोस राग में। तो समझ में आ गई रागे? तो ऐसे हजारों रागे हैं, 2500 3000 रागे हैं। अब तो और बल्कि ज्यादा है। टोटल अगर रागास की संख्या देखेंगे तो, और लोग प्रैक्टिस करके और राग बना लेते हैं इन्हीं स्वरों को। बस ये है कि उसकी शुद्धता बरकरार रखनी पड़ती है। तो तीसरे पहर में मालकोस कब गाया जाता है? रात्रि के तीसरे पहर में गाया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है, एक तो समय का, समय, और ऋतु, सीजन, कौन सी ऋतु में गाया जाता है। कोई ग्रीष्म ऋतु में गाया जाता है, कोई ठंड में गाया जाता है, ऑटम में गाया जाता है, ऑटम में। कोई स्प्रिंग सीजन का होता है, बसंत ऋतु का होता है। और एक होता है मूड। मूड का मतलब यहां हो सकता है कि आपका जो उस समय का आपका जो स्थिति, मनस्थिति, तो मन स्थिति हो जाएगी कि मन स्थिति क्या होगी, यानी सैड सॉन्ग है या खुशी का सॉन्ग है, कैसा है, मन स्थिति हो जाएगी। तीसरे में मूड हो जाए। तो समय होता है, तो ये रात्रि के तीसरे प्रहर में गाया जाता है। तो आपको कभी कभी इसके सवाल भी आ जाएंगे कि ये सवाल तो आता है, आपको पता है इस टाइप के सवाल तो आते हैं। हम्म। ये जो शिवरंजनी वाला भी बताया था आपको, ये टाइम जो है मिडनाइट है। इसका टाइम क्या है? मिडनाइट। राग भूपाली का टाइम, सबका टाइम लिख लीजिएगा। इसका टाइम है फर्स्ट प्रहर ऑफ द नाइट, रात्रि का प्रथम प्रहर। संधि प्रकाश टाइम 6 बजे से 9 बजे का समय, 6 PM टू 9 PM। आइए, और कुछ रागों के टाइम लिख लीजिए। मैं इंपॉर्टेंट रागों के टाइम जो है आपको बता देता हूं। बागेश्वरी, चलिए इंपॉर्टेंट रागों की लिस्ट बना लीजिए। बागेश्वरी, रात्रि का दूसरा प्रहर, ठीक है, रात्रि का दूसरा प्रहर। मेरे हिसाब से कुछ रागों के आप टाइम लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा। राग खमास, पंडित रविशंकर को और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को जब कभी आप इंस्ट्रूमेंटल सुनेंगे तो आपको खमास वगैरह ये ज्यादा देखने को मिलेगा। रात्रि का द्वितीय प्रहर, द्वितीय प्रहर में ही अधिकांश आप जानते हो 9 बजे से 12 बजे का समय लगभग है ना, 3-3 घंटे के प्रहर होते हैं लगभग। तो रात्रि का द्वितीय प्रहर तो 9 बजे से 12 बजे में ही सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, म्यूजिक कंसर्ट होते हैं, म्यूजिक कंसर्ट होते हैं। तो 9 बजे से 12 बजे का समय है, तब लोग सुनने के लिए आते हैं, बांसुरी सुनने के लिए आते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कंसर्ट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है खमाज, ठीक है। रात्रि का द्वितीय प्रहर 9 बजे से 12 बजे का समय रहेगा। आइए, और मैं कंसर्ट में यूज करने वाले राग बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। राग तोड़ी, तोड़ी भी जो है वो बहुत लोग यूज करते हैं। ये दिन का दूसरा प्रहर है,
दिन के समय में जब कभी आप कंसर्ट देखते हो तो ये संपूर्ण संपूर्ण जाति है, तो संपूर्ण संपूर्ण जाति आपको समझ में आ जाएगी। जब सातों स्वर जाते समय यूज होते हैं और सातों स्वर आते समय यूज होते हैं। आइए और दिखा देते हैं इंपॉर्टेंट। हंस ध्वनि, जनरली हंस ध्वनि जो है राग ओडव ओडव की है और रात्रि का दूसरा प्रहर, ये कंसर्ट में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हंस ध्वनि को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, रात्रि का दूसरा प्रहर। तो जब आप हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी सुनेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, काफी काफी राग, ये भी रात्रि का दूसरा प्रहर। देखिए मैं चुन चुन के बता रहा हूं आपको कि ये राग क्यों प्रचलित हैं। ये राग इसलिए रात्रि का दूसरा प्रहर, रात को 9 से 12 बजे तक सबसे ज्यादा सुनाया जाता है। तो संगीत संध्याएं जो होती हैं उनमें ये समय होता है। ठीक है, मधु कानूसी कानड़ा भी, कौशिक कानड़ा लिखा है, कुछ कानूसी कानड़ा लिखते हैं, है ना। बहुत सारी रागे हैं, शिवरंजनी अभी बताया था आपको, ये मध्य रात्रि का राग। ठीक है, मल्लार राग आपने नाम सुना था। आइए इधर देखते हैं कुछ। अहीर भैरव का काफी नाम आता है। अहीर भैरव भी दिन का प्रथम प्रहर, दिन के प्रथम प्रहर में इसको सुनाया जाता है। ठीक है, अहीर भैरव की प्रकृति गंभीर है और इसको आप देख सकते हो। बहुत सारे गीत हैं इसके ऊपर, अहीर भैरव के ऊपर भजन ज्यादा होते, खास करके भजन ज्यादा होते। केदार राग, केदार राग रात्रि का प्रथम प्रहर। ठीक है, खास खास लिख लीजिए। जो म्यूजिक थेरेपी करते हैं, मालकोस राग जो अभी बताया, रात्रि का तीसरा प्रहर थोड़ा लेट होता है, यानी 12 बजे से 3 बजे तक। तो इसलिए आप देखोगे कंसर्ट चलते हैं ना, तो रात को जब लेट नाइट तक लोग गाते हैं, भीमसेन जोशी गाते थे, जसराज पंडित जसराज गाते थे, तो ये लोग 12 बजे बाद फिर भैरवी सुनाते थे। और एक तरह से ये रात्रि के तीसरे प्रहर की, यानी 12 से रात को 3 बजे तक के गाने, उतने तो रागों को उस हिसाब से सुनाया जाता था, समय के हिसाब से सुनाया जाता था। ठीक है, तो आज संगीत की अच्छी खासी क्लास हो गई आपकी। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो। भोपाली भैरवी तो बताया था, भैरवी रात का राग है, आपको पता है, सॉरी दिन का प्रथम प्रहर है। भैरवी दिन का प्रथम प्रहर। ठीक है, प्रातः काल लिखा ना। और इस राग को गाकर महफिल समाप्त करने की परंपरा प्रचार में है। महफिल समाप्त होती थी भैरवी से, यानी कि रात्रि का प्रातः काल है, इसका मतलब रात्रि का अंतिम प्रहर या दिन का प्रथम प्रहर, एकदम सुबह, जिसको लोग कह सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त, यानी 3-4-5 बजे के समय का आसपास का जो सुबह का जो समय है, रात को 3 बजे से 6 बजे का जो समय है लगभग, है ना, वो उधर दिन का प्रथम प्रहर मान लिया जाता है ना हिंदुस्तानी उसमें, या 6 बजे के आसपास जब एकदम सुबह हो जाता है तब। ठीक है, तो ये है। और कोई पीलू, पीलू राग भी बहुत चर्चा में आता है। पीलू दिन का तीसरा प्रहर, तो दिन में जब आप कंसर्ट देखेंगे, दिन के समय में यदि कोई प्रोग्राम कराते हैं, खास करके भारत सरकार, आपको इनका इनका बहुत ज्यादा जरूरत का कैसे पड़ेगी यदि दिल्ली में आपकी ड्यूटी है और यदि महात्मा गांधी, हाँ नहीं नहीं 200 से नहीं, 2500 से ज्यादा राग है, बहुत ज्यादा राग है। 200 नहीं, 200 राग क्या होता है, 200 राग से तो बहुत ज्यादा। हाँ, आपको यदि ड्यूटी लगी है महात्मा गांधी की समाधि पे और आपको ढूंढ के लाना है गाने वाला, कभी कई बार आपको जो है एज ए कलेक्टर भी आपको ऐसे काम करने पड़ जाते हैं। ये राग वाग की जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ठीक है नहीं तो आपको बेवकूफ बना देगा।
और फिर मिनिस्टर और इनको कई बार अगर जानकारी होगी तो वो आपको बोलेंगे अरे भैया तुम कौन सा गाना गवा रहे हो, कितने पैसे दिए इसको, बिल भी पे करना पड़ेगा आपको, बिल पे करना पड़ेगा। तो मान लीजिए वो 1 लाख रुपया मांग रहा है गाने वाला, तो उसको बोलेगा तुम दिन में रात की रात गा रहे थे, तुमको 1 लाख रुपया कैसे दे दिया जाए। तो फिर मान जाएगा कि भाई कलेक्टर साहब को तो राग का भी ज्ञान है। नहीं तो भ्रष्टाचार में नाम आ जाएगा कि वो दिन में जो है रात की राग सुना के चला गया और उसको कलेक्टर ने 1 लाख पे कर दिया, जरूर इसका रिश्तेदार होगा। ठीक है ना। तो फालतू भ्रष्टाचार के जो है पंगे हो जाएंगे आपके। ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम कराने पड़ते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने पड़ते हैं। और अब जैसे अटल बीजेपी की सरकार रही तो अटल जी की समाधि पे गाने वाला बुलाना पड़ेगा, है ना। तो आपकी कहाँ नौकरी लगेगी, कहाँ आपकी ड्यूटी होगी, आपका पता नहीं। खैर, इतना डरने की जरूरत नहीं, नहीं आएगा तो भी काम चल जाएगा। लेकिन चलिए, मुझे लगता है अच्छी खासी जानकारी आपको रागों के बारे में और इसके बारे में हो गई। आइए अब चलते हैं हम वापस वहीं, संगीत में कहाँ पहुंच गए थे। तो संगीत में बहुत डीप में चले गए हम आज। हम्म जो मेरा तो फेवरेट है, क्योंकि मैं इसको करता था, सीखता था, हमने सीखा भी है, तो पढ़ाने में हमको तो मजा आया। हाँ, आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं? कोई नाराज तो नहीं है कि आज हमारा टाइम खराब कर दिया? हम्म अब आइए, अब इसमें आपको सारे गमा पदनीसा की जब बात करते हैं हम लोग, तो सारे गमा पदनी 7 स्वर जो बताते हैं, इसमें सा और पा वो शुद्ध या स्थिर स्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बताइए आप में से कोई, शुद्ध या स्थिर स्वर क्यों कहा जाता है सा और पा को? कारण बता दो। किसी को कारण समझ में आया? शुद्ध या स्थिर स्वर क्यों कहा गया है सा और पा को? सर वेस्टर्न नहीं, के अकॉर्डिंग जो सा है वो फर्स्ट नोट होता है और जो पा है वो फिफ्थ नोट होता है। हाँ, फर्स्ट नहीं नहीं, फिफ्थ नोट और फर्स्ट नोट वाली बात नहीं है। अप एंड डाउन नहीं होता, वो तो लिखा ही है, इसमें ही लिखा हुआ है। नहीं नहीं, इस कारण नहीं है। अभी आपको समझाया था ना, कोमल कोमल, कोमल और तीव्र। रे कोमल होता है, गम कोमल होता है, ध कोमल होता है, नी कोमल होता है, और मुंह तीव्र होता है। बताया था ना अभी। मैं एक ऊपर चढ़ जाता है, तीव्र हो जाता है, और रे भी कोमल हो जाता है, ग भी हो जाता है, ध भी हो जाता है, नी भी होता है। ये दोनों जो है सा और प, ये कोमल और तीव्र नहीं होते, ये स्थिर रहते हैं। बताए थे ना अभी, याद आया कि नहीं? ये कोमल और तीव्र नहीं होते, इसलिए ये स्थिर स्वर है। अभी मुझे यही सवाल आ जाए कभी, इंडियन कल्चर पढ़ रहे हैं ना, तो भारत में तो संगीत कितना कुछ है। इंडियन आइडल चलता रहता है, उधर सारे गामापा चलता रहता है, टीवी पे कितने सारे हैं। तो म्यूजिक से जुड़े हुए तो, म्यूजिक तो भाई बसा हुआ है आपके स्कूल में, कॉलेज में, कभी सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम हुए हैं तो म्यूजिक होता है कि नहीं? हारमोनियम तबला लेके आ जाते हैं कि लोग, बच्चे गाते हैं, सुगम संगीत के प्रोग्राम होते हैं, यूथ फेस्टिवल होते हैं, उनमें गाने और डांस होते हैं। तो यही सब चीजें तो होती है, ये तो आपकी लाइफ का हिस्सा है, इंडियन इंडियन कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है म्यूजिक। ठीक है, तो इसका ज्ञान तो आपको होना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई? कोई पूछेगा शुद्ध स्वर क्यों कहा जाता है या स्थिर स्वर क्यों कहा जाता है, तो ये संस्कृत में देवताओं के नाम है, स्वर के साथ स्वरों की उत्पत्ति। षडज, अग्नि, ग्रह जो माना गया है वो चंद्र, ध्वनि जो है वो मोर की, रंग जो है वो गुलाबी। तो ये लिख लीजिए, ये वाला लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये बना लीजिए, ये पूरा बना लीजिए, संगीत के स्वरों की उत्पत्ति।
या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्वनि किसकी है? निषाद जो है वो एक तरह से हाथी की है, देवत जो है वो घोड़े की ध्वनि है, पंचम जो है वो कोयल की है। हाँ, ऋषभ जो है वो गाय बैल की ध्वनि है, सा जो है वो मोर की ध्वनि। देवता किसका, कौन कौन से स्वर का कौन सा देवता है? देखो, कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस स्वर का देवता कौन सा है, कलर कौन सा है, तो अलग अलग स्वरों के कलर भी हैं, रंग भी हैं। हर स्वर का अपना एक कलर है। तो 7 रंग हैं, 7 ध्वनियां हैं, 7 ग्रह हैं। या सूर्य को भी ग्रह लिख दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये थोड़ा इंडियन कल्चर के हिसाब से बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें ऐसा ही रहेगा। देवता है, ठीक है, आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो आपको जरूरत नहीं पड़ी। राग के उपरोक्त प्रकारों से 9 प्रकारों की उत्पत्ति होती है। ओडव ओडव की होती है, ओडव संपूर्ण, ओडव शाडव, शाडव ओडव, शाडव शाडव, शाडव संपूर्ण, संपूर्ण ओडव, संपूर्ण शाडव और संपूर्ण संपूर्ण। तो समझ में आ गया कि ये क्या है? अभी आपको बताया था 5 नोट्स को अगर यूज किया जाता है तो ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के हिसाब से ये मंद सप्तक, ताप मध्यम सप्तक और तार सप्तक अभी आपको बता दिया था। स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों में से उस समूह को थाट कहते हैं, जिससे राग उत्पन्न होता है। तो ये इंपॉर्टेंट थाट है, 10 थाट माने गए हैं, तो ये 10 थाट लिख लीजिए। बिलावल थाट, कल्याण थाट, खमास थाट, आसावरी थाट, काफी थाट, भैरवी थाट और भैरव थाट और मारवा और पूर्वी थाट और टोड़ी थाट। ठीक है, तो ये है राग। संपूर्ण राग में 7 स्वर, शाडव में 6 और ओडव में 5। और ये कुछ राग हैं, 6 मौलिक राग हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के हिसाब से, वो रख लीजिए। शेष रागनियां जो रागों की पत्नियां मानी जाती हैं। तो राग भैरव प्रमुख राग है, राग श्री, राग मेघ, राग दीपक, राग कौशिक, राग हिंडोला। कुछ अन्य राग हैं जो अभी आपको बताया है मैंने, राग भूपाली, राग रमन, बिलावल, राग काफ, बागेश्वरी, मुल्तानी, राग ललित, मालकोस, ये सब। और ये कुछ प्रमुख राग हैं और उनके गाने का समय है, ये भी लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। जिनके पास नोट्स हिंदी में नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले ले। जिनके पास हिंदी के नोट्स हैं वो हिंदी का अपना जो है इंडियन कल्चर वाला निकाल लें। ठीक है, तो अच्छे खासी आपकी संगीत की क्लास हो गई भाई। ठीक है, ताल हम कल देखते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स करना है अभी। ये भी देख लीजिए। शीत ऋतु, शीत ऋतु के मध्य रात्रि में, तो ऋतु भी इंपॉर्टेंट है, समय भी इंपॉर्टेंट है, मूड भी इंपॉर्टेंट।